ईद की आमद आमद है और ईद पे खाते हैं हम गोश्त, और गोश्त के साथ ही आमद आमद है बारिशों की भी। तो किस तरह से एहतियात की जाए, क्यों एहतियात से गोश्त खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और कौन कौन सी बीमारियों से हम अगर ऐसा करेंगे तो बचा जा सकता है। डॉक्टर फजले अकबर साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर अमराज मेदा और जिगर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, अब क्यों गोश्त एहतियात से खाएं, ख़ास तौर पर बारिशों में? अच्छा, गोश्त सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है और प्रोटीन की एक सबसे बड़ी सोर्स है, ठीक है। और आजकल तो कुर्बानी आ रही है, तो जो गरीब लोग हैं, जो पूरा साल प्रोटीन नहीं मिलता, तो उनके लिए एक बेस्ट मौका है कि वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जो सेहत के बुनियादी एहतियाती तदाबीर है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और बजाय फ़ायदे के उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। तो एक बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या है? बुनियादी एहतियाती तदाबीर है कि सबसे पहले कि गोश्त को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आजकल हम फ्रीज़र में स्टोर कर देते हैं तो साथ में बिजली चली जाती है, वापस बिजली आ जाती है। तो जो एक मुनासिब एक टेम्परेचर जो मेंटेन रखना चाहिए गोश्त फ्रीजिंग के लिए, और साथ में जरासीम से बचाव के लिए मेंटेन नहीं रहता। सर, ये हुकूमत बिजली नहीं दे रही, इसीलिए नहीं दे रही ना कि आप लोग स्टोर ना कर सकें। ये आप लोग हुकूमत की जो पॉजिटिव चीज़ें उसको नज़रअंदाज करते हैं आप लोग। वैसे ये इस लिहाज से इनडायरेक्टली एक अच्छा है कि इसमें जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है ना, वो ज़्यादा जी बेचारे भाई बांटते इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप लोग स्टोर ना करें और जिसको बांटे उसको भी इतना ना दे कि वो स्टोर कर ले, ज़्यादा लोगों में बटे। ये है बेसिक चीज़। हुकूमत के और एहसानात भी काफ़ी ज़्यादा है, और भी काफ़ी ज़्यादा एहसानात है जो आजकल लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। तो कितने दिन तक वैसे स्टोर किया जा सकता है गोश्त को? वैसे जितनी भी ग़िज़ा है, एक यूनिवर्सल एक जनरलाइज उसूल ये है कि उनको फ्रेश ही जितना इस्तेमाल कर दिया जाए फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और नुकसान का इम्कान भी कम से कम होता है। अब इस पर कोई साइंटिफिक ऐसी रिसर्च नहीं है कि इसको आप इस इधर तक सेव कर सकते हैं। सेफ जब हम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं, उनको आर्टिफिशियली हम मैनिपुलेट करते हैं, प्रिजर्वेटिव। सो फिर भी वो लॉन्ग टर्म में सेहत के सलूक इतना वो नहीं करती। अच्छा, अब चूंकि बारिशें हो रही हैं, बारिशों की कुछ अपनी खास बीमारियां हैं जो कि बारिशों के सीजन में फैलती हैं, हैज़ा वगैरह है और इस किस्म की। और फिर जब मैदे की बीमारियां हैं जो गोश्त से फैलती हैं, या गोश्त को प्रॉपरली ना पकाया हुआ हो या ना उसको सफाई की हुई हो, उससे फैलती हैं। और इन दोनों मामलात को जब मिला देते हैं तो ये बीमारियों का जरा हमें बताएं कि बारिशों से क्या फैलता है, किस किस्म की बीमारी लाहक होती है, और गोश्त से भी। मानसून सीजन आ रहा है और साथ में गोश्त का मौसम भी आ रहा है, तो मानसून सीजन में कुछ बीमारियां ज़्यादा फैलती है, जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा हो गई, हिज़े की बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, और डेंगू भी पानी की स्टोरेज की वजह से, डायरिया। तो इसमें जो हिज़ा वगैरह है ना, ये इस वजह से फैलता है कि इसमें जो जरासीम होते हैं वो डैम्प वाटर में वो फ्लरिश कर देते हैं, वो उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी गंदा पानी, सबसे जो बड़ा सोर्स है जरासीम का, वो दो चीज़ें है, गंदा पानी है और रॉ फूड है। रॉ एंड कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खुराक, गंदा पानी, ये सबसे जो है ना जरासीम की अफजाइश के लिए सबसे बेहतरीन उनका सोर्स है। और साथ में गंदे पानी से न सिर्फ हिज़े की बीमारी फैलती है बल्कि पीला इरकान, जिसको हम हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं, उनकी भी फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी बात कि पानी हमें साफ़ करके पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। क्लोरिनेशन भी एक अच्छी वो है, क्लोरिनेशन करके पीना चाहिए। और दूसरी बात, ग़िज़ा को कोशिश कर ले कि जिस टाइम पकाया जाए उसी टाइम इख्तियार किया जाए। रीहीटिंग जो करते हैं दैट्स वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ख़ासकर अगर हम चावल के मामले में देखा जाए तो चावल के साथ तो एक साइंसी एक वो है, इस पर तहकीक हुई है कि इसको एक बेसिलस एक जरासीम है, जो हम रीहीटेड चावल खाते हैं ना, तो उससे जरासीम की फैलाव होती है और हिज़ा काज करता है। तो चावल जो है उसको अगर हमने एक मरतबा पका लिया है तो फिर अगली, जैसे दोपहर में चावल पक गया वो फिर रात में दोबारा रीहीट नहीं होनी चाहिए। खासकर वो चावल जो किसी भी लिहाज से उसको इंसानी हाथ टच कर गया हो, उसको तो बिल्कुल रीहीट नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी सारी जिंदगी का आपने तरीका ही चेंज कर दिया। तो बंदे को जिस स्टेज पर कोई बात पता चल जाती है, दैट शुड बी अडॉप्टेड। अच्छा, क्योंकि चावल तो अमूमन यही होता है कि आपने एक दफ़ा पका लिए, उसके बाद आप अगले दिन भी चल रहे होते हैं। चावल क्या, सारे ही खाने हमारे वो लेफ्ट ओवर्स हम जिसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चावल से हैज़ा ज़्यादा फैलने का खतरा है। और गोश्त ज़ाहिर है, गोश्त को पकाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर हम जल्दी पका लेते हैं, पूरा इनको हीट नहीं देते, पूरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते, तो उस वजह से भी जरासीम मरते नहीं है। दूसरी बात, जो स्टोर गोश्त होता है उनमें वो जरासीम की फैलाव पहले से ही हुई होती है, तो एक डबल एक चीज़ जमा हो जाती है, डबल डेडली हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, फाद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी फाद साहब फरमाइए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर जो पानी आता है उसके लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया है, लेकिन पानी की सफाई नहीं होती।
पानी इतना गंदा आता है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट साफ किया है आपने? वो भी साफ करवाया था, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा टाइम ही गुजरा। फिल्टर प्लांट जो लगाते हैं। अच्छा फाज साहब, इसका हल ये है ना कि फिल्ट्रेशन प्लांट आप पहले तो अपने पानी का टेस्ट करवा ले, PCCIR से करवा ले, कहीं और मुस्तनिद जगह से करवा ले, तो आयन में बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, कोई और चीज़ है कि नहीं। तो अमूमन जो टेस्ट के मुताबिक जिसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, फ़िल्टर भी उसी हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स अवेलेबल है, सैंड फ़िल्टर भी है, एक्वा फ़िल्टर भी है। सो बेस्ट ये है कि आप टेस्ट के मुताबिक फ़िल्टर लगाए, मुस्तनद जगह से लगाए। और दूसरी बात, उनकी जो फ़िल्टर लगा हुआ है उसकी जो फ़िल्टर होता है वो जो उनके 90 दिन का वक्फा होता है, जो भी आप कंपनी ने आपको बताया होता है, उनको मुनासिब वक्त से वो रिप्लेस कर लिया करें। तो ये पानी का जो टेस्ट होता है PCCIR वाला, ये इसमें ये क्या बताते हैं पानी के बारे में? अच्छा, इसमें ये बताते हैं कि एक तो ये किसकी पीएच कितनी है, मतलब इनमें दूसरी बात है कि इनमें फॉरेन पार्टिकल्स जिसको हम टर्बिडिटी कहते हैं, जो पानी में एक रंग डालती है या पानी को थोड़ा सा गदला कर देती है, वो बताती है। तीसरी बात, इसमें हम बायोलॉजिकल इसको कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया जरासीम है कि नहीं, कोलरा वगैरह है कि नहीं। सो अगर ये चीज़ें हैं तो वी शुड अवॉइड इट, मतलब हमें इसकी ट्रीटमेंट इसकी उसकी तरफ प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। अब जो मिसाल के तौर पर अगर PCCIR का पानी का टेस्ट करवाया और उसमें बताया कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जी जी, तो क्या वो पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करना गलत होगा, या फिर बाकी चीज़ें जैसे बर्तन धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, और फिर किसी तौर पर इस्तेमाल ना किया? नहीं, वैसे जनरलाइज बात की जाए तो ये पीने के लिए तो मुनासिब नहीं होगा, जो बाकी चीज़ है उसके लिए तो मुनासिब होगा। लेकिन अगर हम ठीक ठाक फिल्टर लगाया जाए तो उससे वो हार्ड वाटर रिमूव हो जाता है, तो जो हमारे कपड़े धोने के काम है वो भी थोड़ा सा कम पानी में हो सकता है, कम जाग की ज़रूरत होती है। सो ओवरऑल एक जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना कम हो जाती है, और हम क्योंकि हमारे पास एक क्वालिटेटिव वाटर आ जाते हैं, मोर इंक्रीज इन क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने वो अवॉइड और प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ले लिए हैं, अब कोई बीमार हो जाता है तो बेसिकली डायरिया हो गया किसी को या हैजा हो गया, तो वो फिर क्या करे? डॉक्टर के पास जाए। चीजें ऐसी हैं जो कि एहतियाती तदाबीर उस वक्त ले जब बीमारी हो गई है, बीमार हो गए। बिल्कुल, जो हेज़े की जो सबसे बुनियादी इलाज है उसको हम ORS कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, क्योंकि हेज़े में पानी और नमकियात दोनों की कमी हो जाती है। जो ORS आम बाज़ार में मिलता है, घर में भी बहुत ज़रूरत बना सकते हैं, उसमें ये नमकियात और पानी का एक मुतनासिब अंदाज में मिलाया हुआ होता है। तो जब आप ORS लेते हैं, जो हेज़े के ज़रिए से आपसे पानी खारिज होता है वो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि तकरीबन 90 से 90% जो हेज़ा है वो बगैर किसी दवाइयों के ठीक हो जाता है। आप किसी को एंटीबायोटिक को मुस्तनद डॉक्टर के और कल्चर टेस्ट के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके और भी नुकसान आते हैं। तो कोशिश कर ले कि सिर्फ ORS ले लें, ORS ले ले, उससे आपकी कमी भी ठीक हो जाती है और आप वर्सन भी नहीं होती वो चीज़ें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि दही खाओ, दही खाना मैदे के लिए अच्छा है, और जब पेट खराब हो जाता है तो कहते हैं दही मत खाओ। नहीं, असल में ये क्या है कॉन्सेप्ट? नहीं, असल में जब पेट ख़राब हो जाता है ना, इसका मतलब है कि पेट जब ख़राब हो जाता है, आपके पेट में नुकसानदा जरासीम का तनासिब फ़ायदेमंद जरासीम से ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बनते हैं। बैड बैक्टीरिया जो दही है ना, ये आप समझ ले कि नेचर की तरफ से एक बेस्ट सोर्स है कि आपके पेट में फ़ायदेमंद जरासीम बढ़ाए, फ़ायदेमंद जरासीम बढ़ाए। इसको हम दवाइयों की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इतना मुस्तनद नहीं जितनी एक नेचुरल रिप्लेसमेंट है। सो इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट, नेचुरल रिप्लेसमेंट। 220 रुपए किलो में दस्तयाब भी है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अली हैं हमारे साथ लाहौर से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल था कि अक्सर पानी को साफ करने के लिए उसके अंदर कुछ गोलियां वगैरह या फटकरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस हद तक मुफीद है? ये गोलियां या पानी में फटकरी डालते हैं साफ करने के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें, ये मुफीद है? अच्छा अली साहब, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि क्लोरीन बिल्कुल मुफीद है, लेकिन उनकी एक इस तरह नहीं होता कि आप एक बॉटल में या एक जग में कोई इस तरह की स्पेसिफिक कोई एक गोली डाल ले, इसकी एक खास मकदार होती है। पिंकी क्या होती है? पिंकी भी होता है ना कुछ क्लोरीन। अच्छा, उसी को क्लोरीन कहते हैं, पिंकी, पिंक पानी आता है। तो क्लोरीन का फ़ायदा बिल्कुल है, लेकिन बजाय कि आप इधर उधर के मशवरे आप टेस्ट करवा ले पानी के, और जो पानी में टेस्ट के मुताबिक डिफेक्ट आ जाए उसी को आप फॉलो कर ले, तो उसमें आपकी जो सही बचाव है उसी से हो सकता है। क्योंकि शायद आप क्लोरिनेशन करते होंगे, लेकिन क्लोरिनेशन हर चीज़ का हल नहीं है। वो फिर PCCIR का टेस्ट जो होगा वो करना बताएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने।